बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है, जबकि दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मिनरल्स बिल्स के हवाले से कहा है कि मिनरल बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एकतरफा कब्जे की कोशिश है। अब क्या होता है आखिर में फिर उस वक्त बात करेंगे जब ये बिल्स वगैरह सारे और इस पे इत्तफाक राय हो जाएगा। अभी तो बयानात हैं और काउंटर बयानात हैं, ये सारे देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं। लेकिन एक हिजान है, मुल्क में एक हिजान है और वो हिजान जो है वो बढ़ रहा है और जब तक वो हिजान ख़त्म नहीं होगा ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो उस वक्त तक ज़ाहिर स्टेबिलिटी और फिर आपकी इकॉनमी और बाकी सारे मामला जो बार बार मैं कहता रहा हूँ और उसमें फिर सिक्योरिटी। आज आर्मी चीफ का भी जो कल उन्होंने तकरीर की थी उसकी वो बात भी चली, लेकिन ये है कि ये जो है इसकी ओनरशिप इस तमाम जो पॉलिटिकल टर्मोइल और इकॉनमी और बाकी वो तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं असेंबली में उनको ही लेनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को लेनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को लेनी चाहिए। लेकिन वो कुछ अजीब सा मामला है कि वो हर चीज़ जो है वो एक उसमें हिजान आपको नज़र आता है। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मिनरल बिल वो उधर पानी का मसला सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वाले जान बना हुआ है। इधर ये गंदम का मामला किसानों का जो पंजाब में है वो हुकूमत कुछ कह रही है, वो कुछ कह रहे हैं किसान। पानी का ये समझ नहीं आ रहा मामला कि ये क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ऑन बोर्ड थी नहीं थी, क्या था, वो एक मामला अपनी जगह पे है। बलूचिस्तान का जो इशू है वो भी ये धरना ख़त्म हो गया या बाकी मामला वो अपनी जगह इश्यूज मौजूद हैं। अब उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकलता या उसका कोई आर्मी का एक्शन होता है या जो भी है, इश्यूज तो हैं ना, अपनी जगह इश्यूज मौजूद हैं। वो आगे अब किस तरह से वो हल होते हैं और क्या उनके असरात मुरतब होते हैं, इसी तरह से ये पॉलिटिकल टर्मोइल किस तरह ख़त्म होता है और क्या उसका रास्ता निकलता है। मिनरल बिल्स जो हैं ये अगर मंजूर हो जाता है, नहीं होता, तो दोनों सूरतों में एक खिंचाव आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। और ये जो खिंचाव है ये बदकिस्मती से उस वक्त है जब दुनिया में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और हम जो हैं ये इसमें उलझ के रह गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिछले 24 घंटे और अगले 24 और 48 घंटों में बड़े होता है ना, कभी कभी वो जो बात थी कि जी वो दहाइयाँ गुजर जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, कोई बड़े फैसले नहीं होते, और कभी कभी कुछ वक्त होता है वो जिसमें बड़े फैसले हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कल वाइट हाउस की तरफ से पिछले 24 घंटों में एक एलामिया आया है, 15 अगर हम स्लाइड दिखा सकें फैक्ट शीट उनकी, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के हवाले से वो एक उन्होंने नया ऐलान जारी किया है। 15 स्लाइड अगर हम दिखा सकें ये वाइट हाउस का, और उसके मुताबिक जो है वो ये कह रहे हैं कि 10% तो लिबरेशन डे पे उन्होंने आयद कर दिए थे, ठीक है, और इंडिविजुअल्स पे और एसपुर के करने के लिए वगैरह, ये बात तो हमें पता है। पर आगे वो जब पीछे बात करते हैं इसी में तो वही कहते हैं 75 कंट्रीज़ ने हमसे रब्ता किया और कहा कि इसको डिस्कस करें, तो उसके नतीजे में हमने मामला तो उनके साथ शुरू कर दिए। लेकिन चाइना पे अब 275% टैरिफ उन्होंने आयद कर दिए, 245। ये था कोई 125, ठीक है ना, ये कोई 125 के करीब था, ये 275 पे उन्होंने टैरिफ आयद कर दिए हैं बरतानिया पे, चाइना पे अमेरिका ने 245। अच्छा, ये 245 जो है ये 245% टैरिफ का मतलब ये है कि ये जो तिजारती जंग है अब ये एक शदीद तर तिजारती जंग में और पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ रही है। और इसमें जो है वो एक और उनके साथ उन्होंने जो ऐलान किया है वो ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स, बल्कि वो जो चिप्स के हवाले से, चिप्स सेमीकंडक्टर नहीं, चिप्स के हवाले से
जो दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है चिप्स की, जो कल हमने बात की थी कि पहले जो है वो सेमीकंडक्टर आते हैं, सेमीकंडक्टर से उनकी रिफाइनिंग होती है, डोपिंग होती है, फिर उसके बाद वो वेफर के ऊपर एक पूरा प्रोसेस है जिसके नतीजे में अल्टीमेटली चिप आती है, और चिप जो है वो छोटी सी जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो चिप जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बनाने वाले हैं वो एनवीडिया वाले हैं इस वक्त, और भी हैं। इंटेल पीछे रह गई है, एनवीडिया आगे है, और एनवीडिया आगे है, TSMC आगे है, नेदरलैंड्स की जो कंपनीज हैं ASML वो आगे है। ये बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया में बना रही हैं इस वक्त चिप्स या सेमीकंडक्टर्स को या चिप्स को। और इसमें जो एनवीडिया है, एनवीडिया के लिए जो कि अब कुछ अर्से पहले तक वो प्रोसेसर्स ला रहे थे और वो क्वांटम के ऊपर, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी प्रोग्रामर्स की ज़रूरत नहीं है और वगैरह, बहुत ज़बरदस्त उनके CEO हैं। तो वो जो है उस एनवीडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि उसके ऊपर पाबंदी लग रही है कि वो चाइना को एनवीडिया वाले जो हैं वो अपनी मैन्युफैक्चर्ड चिप्स नहीं देंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पे अगर हम रोकें इसको देखें, अभी जो हम चार्ट दिखा रही थी हमारी प्रोडक्शन टीम कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया में सेमीकंडक्टर कंपनीज एंड चिप्स जो बना रही हैं वो हैं एनवीडिया, सैमसंग है, ASML है जो कि TSMC तो ताइवान वाली हो गई, ASML जो है ये हो गए आपके नीदरलैंड वाले, और फिर बाकी कंपनीज हैं। और सैमसंग वाले भी बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कल मैंने बात की थी कि सैमसंग जो है वो चिप्स तक ही गया है, लेकिन ये है कि वो चिप्स पे, और जाहिर है कि उनके एंड्रॉयड्स हैं दुनिया भर में मशहूर, तो वो लेकिन वो AI की तरफ चूँकि नहीं गए तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि एनवीडिया जो ये सारा का सारा मटेरियल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो है सबसे ज़्यादा चाइना के पास, ये जहन में रखें। वो चाइना से ये कंपनीज क्रिटिकल मिनरल्स को लेती हैं और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करती हैं और फिर काम आगे चलता है, और फिर ये सेमीकंडक्टर्स और फिर उसमें से फिर चिप्स और ये सारे वो बनाती हैं। तो एनवीडिया वालों के ऊपर जो पाबंदियां लगानी शुरू की बाइडेन दौर में या उससे पहले, तो एनवीडिया वालों ने चाइना को चिप्स तो देनी है ना भाई। चाइना से अगर आप क्रिटिकल अर्थ मिनरल ले रहे हैं तो आगे से चाइना को चिप्स बना के नहीं देंगे, क्योंकि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के ऊपर ही तो चिप्स बन रही हैं। भाई सिलिकॉन, वहीं से सिलिकॉन का सबसे बड़ा सोर्स तो चाइना ही है, जिसके ऊपर सिलिकॉन वैली का नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने ये हुआ कि जो उनकी मोस्ट रिफाइंड टाइप्स हैं उनकी H200 और ये, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा उसको H100 उनकी सबसे जो रिफाइंड टाइप्स हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और हर जगह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उन्होंने इस बात से बचने के लिए कि वो अमेरिका की जो पाबंदी हैं उसकी जद में ना आए, तो चाइना के लिए उन्होंने स्पेशल चिप्स तैयार की चाइना के लिए, और उसमें H200 जिसको H2O भी खाली कह देते हैं, और L2O, हालांकि L200 है लेकिन L2O के नाम से उसको दूसरी चिप हो गई, और L2 ये GPUs उन्होंने स्पेसिफिकली चाइना के लिए तैयार करनी शुरू कर दी है। अब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि चिप्स भी चाइना को नहीं दी जाएंगी। एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है लेकिन वो चाइना को अब चिप्स नहीं देगी। तो चाइना की तरफ से जितने ऑर्डर्स भी आए, ये H100 को हम कंपेयर, ये H100 को कंपेयर करें अगर चिप्स को, तो ये एनवीडिया की चिप्स ही हैं, ठीक है ना। तो H100 के मुकाबले में उन्होंने फिर H200 और MI300 ये बेसिक बनाई, और फिर उसकी डिटेल्स हैं कि मेमोरी कितनी है, वाला ये जो है GPUs की क्या स्ट्रेंथ है वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात ये है कि अब चूंकि एनवीडिया पे पाबंदी लग गई, तो एनवीडिया को $5.5 बिलियन का, तो पहले तो उनके जा रहे थे सबके शेयर, पहले ही गरीब गुरबा के शेयर नीचे चले गए थे, ये सारे जो टेक जाइंट्स हैं, तो उनको फौरी तौर पे इस ऐलान के साथ ही उनको $5.5 बिलियन का उनको टिका लग गया। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ CNBC को, थर्ड स्लाइड, के एनवीडिया सेज इस रिकॉर्ड 5.5 बिलियन
charge tied to H2O processors exported to China। अच्छा, ये जो है, और यानी वो चूंकि उनके लिए ही बनाई थी उन्होंने, ये चिप्स उनके लिए तैयार कर रहे थे, तो ये चिप्स उधर से पाबंदी लगी तो ये चिप्स वहाँ नहीं जा रही, तो साथ ही वो 5.5 बिलियन मजीद और आगे फर्दर वो पूरा चूंकि डिज़ाइन ही चाइना के लिए हुआ है। अमेरिका को और दुनिया में कई लोगों को शक है कि चाइना ने जो डीप सीक तैयार किया है वो बहुत सारी इन्हीं चिप्स के ऊपर उन्होंने लगा के तय कर लिए। चाइना इसको डिनाई करता है, लेकिन ये उनको शक है कि या तो कहीं से उनके पास ये H100 वाली चिप्स पहुंच गई हैं, या कुछ ऐसा चक्कर चला है कि उन्होंने ये डीप सीक अपना बना लिया और बाकी वो मैनेस के जो LLMs आ रहे हैं उनके बड़े, उसमें कोई घपला हुआ है, ये चिप्स कहीं से पहुंच गई हैं उनके पास। तो ये जो है, ये फाइनेंशियल टाइम्स भी फिर इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी स्टोरी है कि एनवीडिया टू टेक 5.5 बिलियन हिट, स्ट्रेट हिट आई उनको, और ये एक एक्सपोर्ट जो कर रहे थे AI की चिप्स चाइना को, उससे उनको प्रॉपर एक हिट लगा है। अच्छा, और ये मैं आपको बता दूं कि साथ ही जो चाइना है वो अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको रोकने जा रहा है, चाइना अमेरिका को सप्लाई उनकी रोकने जा रहा है। और यहाँ पर जो है अब एक नया क्राइसिस इस तरह से जन्म ले रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है उनका, कि नॉट जस्ट रेयर अर्थ, US गेट्स मैनी क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम चाइना ऑल्सो। सिर्फ रेयर अर्थ ही नहीं, और बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और फिर उसके बाद जो CSIS है उसकी पूरी रिपोर्ट आई है जिसको CNBC ने कोट की है 7th, कि US इनएबिलिटी टू रिप्लेस रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई फ्रॉम चाइना पोज ए थ्रेट टू इट्स डिफेंस। अच्छा, ये इस तरह से है, अगर हम ये देखें ना, ये US रिलाइज ऑन चाइना फॉर मैनी क्रिटिकल मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो सबसे ज़्यादा चाइना के पास ही हैं, ये हम कई दफ़ा चार्ट दिखा चुके हैं, लेकिन ये अगर हम स्लाइड में दिखा सकें जो लास्ट में हमने तैयार की थी, तो वो ये कहते हैं कि जी रेयर अर्थ मिनरल्स जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स, सेरेमिक्स, ग्लास, मेटलर्जी, पॉलिश कंपाउंड्स में 72%, बिस्मथ जो यूज़ हो रही है वो मेडिकल और एटॉमिक रिसर्च में 68%, एंटीमनी, ये बैटरीज और ये 60, ये एंटीमनी वेपन्स में बहुत इस्तेमाल, एक्सप्लोजिव है ना, तो एंटीमनी वहाँ पर बहुत इस्तेमाल होती है। फिर उसका आर्सेनिक है, फिर ग्रेफाइट है, फिर ये बेराइट है, फिर टंगस्टन है ये, और फिर जर्मेजियम है जिसकी कल भी बात की थी, टेंटलम है। अब ये सारी जो हैं, ये गैलियम है, ये सारे जो हैं ये रेयर और क्रिटिकल मिनरल, रेयर तो नहीं, अब जाहिर है मैग्नीशियम और ये सारे, लेकिन ये क्रिटिकल और रेयर में थोड़ा सा फ़र्क रखा जाए तो मुनासिब है। क्रिटिकल एक अलग है, रेयर को कुछ लोग क्रिटिकल में ही शामिल कर देते हैं, मेरे ख्याल से क्रिटिकल और रेयर को ज़रा अलग रख के पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब इश्यू ये है सारा कि ये सारे जो हैं ये इनके ऊपर अमेरिका ब्रांड ये चाइना ने रोक दिए हैं, और उधर से एनवीडिया को कहा है कि आप चाइना को चिप्स नहीं देंगे। अच्छा, TSMC वाले जो हैं वो तो वैसे ही ताइवान में हैं, तो वो ताइवान के साथ तो चाइना की ट्रेडिंग चाइना तो कहते हैं हमारा हिस्सा है, और TSMC वाले जो हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर दिए थे उन्होंने, तो वो अपनी कह रहे हैं कि कंपनी लेकर वहाँ शिफ्ट हों। जो कल भी मैंने बात की थी, या हम कुछ रखें अपने पास लेवरेज के 2 या 3 नैनोमीटर की तो चिप्स रखें अपने पास, या सारा कारोबार ही उठा के ले जाएं। सारा कारोबार चाइना से चाइना के जाने देगा आसानी से, और चाइना अगर ये मूव करते हैं वहाँ पे तो फिर ताइवान में क्या रह जाएगा, वो तो चाइना अपने पास ले जाएगा उठा के। तो ये ताइवान का भी जो आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला कुन मार्का कोई होना है ताइवान के हवाले से, क्योंकि ये सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई है अब दुनिया में। ये इसको वो गेम थ्योरी में प्रिजनर्स डायलेमा, एक उसमें प्रिजनर्स डायलेमा के नाम से एक जो है वो किस्सा ये डिस्कस होता है कि जो 2 कैदी हैं, तो 2 कैदियों को पकड़ के प्रिजनर्स डायलेमा में 2 कैदियों को पकड़ के अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए। ये गेम थ्योरी के अंदर एक जो है ना वो उसका एक यानी उसकी एक एक्सरसाइज समझ लें उसका, कि 2 कैदी गिरफ्तार किए A और B, और A और B को गिरफ्तार करके 2 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। अच्छा, अब जो दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। अब जो यहाँ ये अब देखें, इसको देखें तो मैं उसको समझा देता हूँ कि ये क्या है प्रिजनर डिलेमा। पहली बात तो ये कि A से कहा कि भाई तुम बयान दे दो तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। सही। अच्छा,
ए को ये नहीं पता कि बी को क्या, बी को भी जाके कहा कि तुम भाई ऐसा है कि मान जाओ बात तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। अच्छा, अब दोनों इस बात में फंसे हुए हैं कि अगर फर्ज करें ए जो है वो कह देता है कि मैंने ये काम जुर्म किया था, ये दोनों थे ही इकट्ठे, जुर्म किया था, और बी जो है वो कुछ और कह देता है, वो डिफेक्ट कर जाता है, तो पता चला कि इनमें से एक आदमी रिहा हो गया, एक आदमी को जो है वो, अगर तो दोनों मान गए, अगर तो फर्ज करें दोनों मान गए, तो दोनों को फर्ज करें कि 1-1 साल की सजा हो गई। दोनों ने कहा मैंने भी किया है, मैंने भी किया है, लेकिन सवाल ये कि इसको पता नहीं है कि वो क्या कहेगा, इसको ये नहीं पता कि वो क्या कहेगा। अब पता चला कि एक ने एक बात की, दूसरे ने दूसरी बात की, तो एक आज़ाद हो गया, दूसरे को उसके हिस्से के भी साल मिल गए, 3 साल सजा। तो ये प्रिजनर डिलेमा है। अच्छा, दोनों ने, अगर इसने कह दिया कि हाँ और इसने कह दिया, बी ने कह दिया कि ना, तो पता चला ये रिहा हो गया और ये 3 साल के लिए अंदर, और दोनों ने कह दिया, दोनों ने गलत बात की तो दोनों अंदर। तो मकसद है कि वो, ये प्रिजनर डिलेमा है कि इनको पता नहीं कि एक जो चोर है उसको नहीं पता कि दूसरा क्या बयान देगा। अच्छा, ऑफर्स दोनों को यही है कि भाई आप अगर सही बात कर लेते हैं तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, वरना ये होगा, वरना ये होगा। तो प्रिजनर डिलेमा में फंस गए हैं वो दोनों कि भाई अब क्या करें, क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं है कि क्या किए, दूसरा क्या बयान दे रहा है, हमें तो नहीं पता। ये गेम थ्योरी का बड़ा मशहूर है प्रिजनर डिलेमा। अभी चाइना और अमेरिका भी शायद प्रिजनर डिलेमा है, जो सियासत में भी होता है, ये कारोबार के अंदर भी होता है कि भाई वो सामने वाली कंपनी है तो यार हम अपनी कीमत कम करते हैं, तो कीमत हम कम करते हैं तो पता चला वो उसको भी नुकसान, मुझे भी नुकसान, लेकिन एक अना का मसला है कि वो मार्केट गिर गई पूरी और कीमत कम हो गई। अच्छा, और पॉलिटिक्स में भी ये रियासतें भी करती हैं, अफराद भी करते हैं, बड़ा कॉमनली ये गेम थ्योरी होती है। इसमें ज़ीरो सम गेम भी होता है और विन विन सिनेरियो भी होता है और ये बाकी सारे। एनीवे, अब ये फंस गए हैं वो प्रिजनर डिलेमा में, अमेरिका और चाइना, कि भाई भाई दोनों अगर टैरिफ ख़त्म करते हैं तो दोनों की बेजा बेजा हो जाएगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर एक अगर लगाता है, दूसरा या दोनों ख़त्म करते हैं टैरिफ्स जी, तो एक तरह से दोनों ही की फेस सेविंग हो जाएगी। अच्छा, एक अगर करता है दूसरा नहीं करता तो उसके नतीजे में वो जियो पोलिटिकल इशूज़ भी हैं, डोमेस्टिक भी है, आलमी बालादस्ती की बात भी हो रही है। तो इस वक्त ये एक तरह से ये प्रिजनर डिलेमा में ये चला गया मामला, ये जो मतलब वो टिट फॉर टैट शुरू हो गया, उधर से होगा इधर से होगा, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली कहानी पे अब दुनिया चल पड़ी है। और 245 में लगे हैं, उन्होंने क्रिटिकल रोक दिया, अब उनके डिफेंस के लिए चाहिए। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक F-35 त्यारा जो है, एक F-35 त्यारा, उसमें 900 पाउंड जो है वो क्रिटिकल या रेयर अर्थ मिनरल, जो रेयर, जो कि माशा तोले के हिसाब से भी शायद उससे भी कम, उसकी पता नहीं कितनी $1000 में कीमतें होती हैं, तो वो 900 पाउंड एक F-35 त्यारे में चाहिए। और एक सबमरीन अगर तैयार करनी है तो 9200 पाउंड्स उसमें रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। तो ये जो है ये सबमरीन्स और ये इसमें डिफेंस के अंदर ही ऐसे ही नहीं इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा कि F-35 त्यारा इतना है और वो इतनी है, सबमरीन्स फलाना और ये और वो, ये और मिसाइल्स में इतना लगेगा और ये इनका खर्चा, इनके ऊपर खर्चा बहुत है, बहुत महंगी है। और ये बात आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसी दौरान जो है वो जापान का डेलीगेशन, पहला डेलीगेशन निगोशिएट करने पहुंच रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और पूरी दुनिया की नज़रें जापान पे हैं कि भाई जापान क्या बात करता है, क्योंकि देखिए ना जापान तो उनका इत्तेहादी और इतनी बड़ी ब्रांड्स जापान की, तो जापान सबसे पहले गया, देखते हैं कि वो कहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम से निगोशिएट करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा कहा भी है कि मैं खुद बैठूंगा उस मीटिंग में, जापान का पीएम तो नहीं आ रहा है लेकिन डेलीगेशन आ रहा है, मैं खुद देखूंगा, ये सारा करूंगा। तो जापान को, सबकी नज़र है जापान पे। साथ ही जॉर्जियो मेलानी पहुंच रही हैं, जो कि आपकी इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं और जिनके खसूसी ताल्लुकात हैं, यानी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो मतलब सारे फंक्शंस में इलॉन मस्क के साथ भी अच्छे हैं, जेडी वैंस के साथ भी अच्छे हैं, तो सब ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब मसला ये है कि यूरोप का मसला है, तो यूरोप के लिए वो क्या बात करती हैं, वो इटालियन भी तो है ना, तो वो इटली की जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम देखें यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड देखें तो इटली की तो यूरोप में से तीसरी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को है। सेकंड स्लाइड हम देखें तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जा रही हैं, वो क्या बात करेंगी जाके, तो क्या वो टैरिफ लगाते हैं, नहीं लगाते, उन पे अलग लगा देते हैं, बाकियों पे तो ये उन्होंने कहा मैं अलग अलग मुल्कों से बात करूँगा। 75 मुल्क हैं,
मैं ईयू को एज ईयू नहीं लूँगा, बल्कि हर मुल्क से अलग बात करूँगा। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर से वो क्या बात करते हैं, वो जो उनसे बात करते हैं वो दूसरों से करते हैं, नहीं करते फलाना डिमाकना। बरतानिया से बात करते हैं। बरतानिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बरतानिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं उनकी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मसला ये ध्यान में रखें कि उनकी जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो उनकी हैं नहीं, उनके ओनर वो नहीं है, बनती वहीं की वहीं पे हैं, लेकिन वो उनके जो ओनर्स हैं वो गैर बरतानवी हैं ज़्यादातर। मिसाल के तौर पे ज़बरदस्त बेंटले गाड़ी है बरतानिया की, क्या ब्रांड है बेंटले, मतलब बेंटले गाड़ी बड़ी, लेकिन वो वॉक्सवैगन वालों की है, वॉक्सवैगन वाले उसको ओन करते हैं। इसी तरह से जो रोल्स रॉयस है, क्या बात है रोल्स रॉयस की, मतलब अमेरिका में रोल्स रॉयस और रोल्स रॉयस इंजन और ये और वो, और अमेरिका तो बड़ा खुश है बेंटले गाड़ी और रोल्स रॉयस गाड़ी। तो एक तो वॉक्सवैगन वाले ओन करते हैं और जो रोल्स रॉयस है उसको BMW ओन करता है। और तीसरी फिर क्या बात है जनाब, रेंज रोवर। रेंज रोवर तो बहुत बड़ी ब्रांड है। रेंज रोवर जगुआर की, जगुआर जो है टाटा ग्रुप है इंडिया। तो रेंज रोवर जो है वो टाटा ग्रुप की है, बीच में जगुआर आता है, जगुआर ग्रुप जो है वो टाटा ग्रुप है इंडिया का, वो रेंज रोवर। तो सामने से आप कहीं और से मंगा रहे हैं, वो पीछे जो उसके ओनरशिप कंपनीज हैं वो कुछ और कंपनीज हैं पीछे। तो ये एक ट्रेड की और ये दुनिया भी एक अजीब सी दुनिया है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये हो गया कि वो वहाँ से जा रहे हैं बात करने के लिए, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी जा रही हैं और साथ उसके जापान का डेलीगेशन भी जा रहा है। शी जिनपिंग आज मलेशिया में, और मलेशिया में उनकी मुलाकात अनवर इब्राहिम से हुई और बड़े डिटेल उनके जनाब मामलात हुए, कई उनके मुआहदे हुए उनके साथ। और पहले ये कोई 15 साल के बाद वहाँ पे उनकी वो गए हैं, और काफ़ी सालों के बाद वहाँ गए हैं, और 15 साल तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल कम से कम 10-11 सालों के बाद वो गए हैं, और 2013 में शायद गए थे पहले, और 12 साल के बाद गए गालिबन। और वहाँ पर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो पार्टनरशिप चाइना की और मलेशिया की ऑलरेडी है। तो मज़ीद अब वहाँ पे मज़ीद उनके मुआहदे हुए हैं और ये सारा हुआ है। और ये इस दौरान आप ये जहन में रखें कि जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं ये इसके बगैर ना चिप्स बन सकती हैं, ना इसके बगैर TSMC काम कर सकती है, ना इसके बगैर वो जो है वो एनवीडिया काम कर सकती है। तो ये अदारे बिल्कुल जो हैं ये कहीं हवा में है, क्योंकि असल तो मिनरल्स हैं ना, मिनरल्स आएंगी तो काम आगे चलेगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। दूसरी बात जो है इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक शख्सियत, दो शख्सियात जो हैं वो पहुंच गई हैं फ्रांस, और वो जब फ्रांस पहुंच रही हैं तो उसके साथ एक शख्सियत पहुंच रही है मॉस्को। जो शख्सियत मॉस्को पहुंच रही है वो तो है ईरान के वजीर खारजा, क्योंकि अच्छा वो इटली में नहीं हो रहे, वो ओमान में ही हो रहे हैं मुज़ाकरात अमेरिका के और ईरान के। अगले मुज़ाकरात जो हैं इटली ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुज़ाकरात ओमान में ही हो रहे हैं 19 तारीख को, हफ्ते को। लेकिन इससे पहले जो है वो पहुंच गए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा प्यूटिन से मुशावरत, प्रेसिडेंट प्यूटिन से मुशावरत करने के लिए। सर्जेई लेवरोव से भी मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन जो स्टीव वित्कोफ हैं वो कहाँ हैं? तो स्टीव वित्कोफ जो हैं वो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ वो पहुंच गए हैं फ्रांस। और फ्रांस में मार्को रूबियो की मुलाकात। तो अच्छा, अब स्टीव वित्कोफ का जो लेवल है वो मार्को रूबियो से बड़ा है थोड़ा सा। वो बड़ा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इंगेजमेंट है ना, देखें ना, ये जैसे मिसाल के तौर पे 27 से लाइट है सेक्रेटरी रूबियो पार्टिसिपेशन मीटिंग्स इन पेरिस एंड फ्रांस। तो ये स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया 27, ठीक है ना, कि मार्को रूबियो की मीटिंग हो रही है और पेरिस में उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात आप देखें ना कि इसमें इंपॉर्टेंट बात उनके साथ कौन है? एम्बेसडर स्टीव वित्कोफ। स्टीव वित्कोफ जो है 16 से 18 तक वहीं पे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मार्को रूबियो की मुलाकात अपने उनके जो फ्रांस के वजीर खारजा से हो रही है, स्टीव वित्कोफ की मुलाकात मैक्रों से हो रही है। हालांकि आप देखें तो एक हैं एम्बेसडर, एक हैं सेक्रेटरी स्टेट, लेकिन जो एम्बेसडर स्टीव वित्कोफ हैं वो मिल रहे हैं मैक्रों से, उनकी मीटिंग है, ठीक है, उनकी मीटिंग मैक्रों से है। जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनकी मीटिंग है उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद तो अफ्रीका जा रहे हैं मार्को रूबियो। लेकिन स्टीव वित्कोफ जो हैं वो इत्तेमाद में लेने जा रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रों को ईरान पे, यूक्रेन पे, गजा पे,
ये सारे इश्यूज मशरिक़ वस्ता पे इत्मीनान में लेने जा रहे हैं फ्रांस को। और फ्रांस के बाद वो फ्रांस की मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी तो रूबियो निकल जाएंगे अफ्रीका की तरफ और इससे विस्कॉफ आ जाएंगे वापस ओमान की तरफ। यहाँ पे इस दौरान जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो प्यूटिन से मुशावरत करके ओमान पहुँचे होंगे। तो एक मैक्रोन से मिलके वहाँ पहुँचेंगे, एक पहुँचेंगे वापस वहाँ प्यूटिन से मिलके, और फिर उसके बाद फैसला होगा कि ये तकसीम जो है, ये जो यूक्रेन नामी एक, अब देखें मुल्क किस तरह टूटते हैं, मुल्क किस तरह टूटे, इसका बंटवारा कैसे होगा, इसके मिनरल्स कहाँ जाएंगे। ओदेसा पे आज बहुत अटैक्स हुए हैं, बहुत अटैक्स हुए हैं ओदेसा पे। और ये चूँकि सीज़ फायर वहाँ नहीं हुई, वो सीज़ फायर उस वक्त होगी जब मिनरल सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा तो ओडिशा मेरे ख्याल से हाथ से निकल जाएगा। बहुत मैसिव अटैक्स हुए हैं ओडिशा पे। और मैं हमेशा वो बात कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ब्लैक सी को टोटल जो इनके कोस्टल एरिया है उसको वो कवर कर लेंगे और ये एक लैंड लॉक सा यूक्रेन बन जाएगा। लेकिन यह है कि वो बहुत थोड़ा सा इलाका है जो अब यूक्रेन का एसेसिबल रह गया है टू ब्लैक सी। बाकी सारा इलाका अगर आप मैप देखें तो उस मैप में सारा ही इलाका रशिया के पास चला गया। थोड़ा सा इलाका ऐसा है जो रह गया ओदेसा का, और ओदेसा पे बहुत बॉम्बिंग हुई और वहाँ पे रशियन ट्रूप्स आगे भी बढ़ रही हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका इशू। अच्छा, जेडी वैंस जो है बाय द वे वो इंडिया आ रहे हैं, नायब सदर जेडी वैंस और उषा वैंस जो है वो इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया वो 21 से 24 तारीख को इंडिया रहेंगे। अच्छा, और ये अमेरिकन नायब सदर का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा इंडिया का। इसी दौरान ये ज़हन में रखें कि वो जो फ्रांस गए हैं मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, तो जब से जेडी वैंस और पैटी हेग्सेट वो जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और उसके बाद वो सारा जो पंगा हुआ था वहाँ पे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते और ये सारा यूक्रेन और नेटो वेटो ख़त्म करो, ये सारा, उसके बाद पहली दफ़ा कोई जो हाई लेवल के अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो जा रहे हैं यूरोप, और यूरोप जा रहे हैं। और यकीनन वो स्टीव विटकॉफ को बड़ा सीरियस और बड़े इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। स्टीव विटकॉफ एक खामोश सफारतकारी कर रहे हैं और बड़ी अहम सफारतकारी कर रहे हैं, फैसला साज सफारत। अब ये ओमान आ जाएंगे और ओमान वो वहाँ से प्यूटिन से मुलाकात करके आ जाए। अब यहाँ पे हैं तीन चार मामला जो हैं उसमें ये हैं कि पहली बात तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो गज़ा का फैसला होना है। अच्छा, डेडलॉक है ना यहाँ पे, गज़ा का होगा, फ़लस्तीन का मामला होगा तो ईरान अमेरिका का होगा, ये होगा तो उसके बाद ये अरब प्लान और बाकी और इवन तुर्की की स्टेबिलिटी और ये सारे मामला नथी हैं इस बात से कि गज़ा का फैसला वो फिर स्टेल हो गया दोबारा। स्टेल इसलिए हो गया कि वो जो मैंने कल भी बात की थी कि वो पहले वो हर रोज़ एक नया पक डालता है, क्योंकि देखें इससे और कई ममालिक जो OIC के हैं या अरब लीग के हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि यहाँ पे एक नई अरब रियासत क्या वजूद में आ रही है। और अगर गज़ा को आप यहाँ तो सेटलमेंट गज़ा को सिर्फ गज़ा, यहाँ तो खैर मस्जिद अक्सा और किबला अव्वल है और वो ज़ाहिर है कि एक ही फ़लस्तीनी रियासत है, लेकिन मसला ये है कि ये वो फ़लस्तीनी रियासत है, गज़ा को ही ले लें तो गज़ा के पास रिसोर्सेज कितने हैं, इसराइल के पास रिसोर्सेज नहीं है। वो गोल्डा मेयर कहती थी ना कि 40 साल तक हमें भटका के और इतनी 1000 सालों से यहूदी कौम को भटका के और इधर उधर करके खुदा ने छोड़ा भी तो ऐसी जगह छोड़ा जहाँ पानी है ना तेल है। ये गोल्डा मेयर कहती हमें ये पूरा मशरिक़ वस्ता तेल से भरा हुआ है और हमें ऐसी जगह पटक दिया खुदावंद ने जहाँ पर ना तेल है ना पानी है, कि पानी के लिए तुर्की को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, तो तेल है ही नहीं हमारे पास, हम क्या करें। तो ये क्या खुदावंद ने हमें सज़ा दी है। ये बाकायदा गोल्डा मेयर कहती थी कई दफ़ा वो अपने इबादत खानों में जाके, तो उसके बाद वो दुआ भी करती थी कि ये बढ़ जाए किसी तरह से, तो ये हमारे पास आ जाए, तो ये गज़ा आ जाए, तो ये आ जाए, तो वो हो जाए, कहीं थोड़ा बहुत तेल तो आ जाए। ठीक है, हर थोड़े दिन बाद आके फ़लस्तीन में हमारा तेल निकाल देते हैं। तो वो जो है वो गज़ा जो है वो तो खुद कफील है, क्योंकि गज़ा का जो पानी है उस पानी में तो ऑयल है और सारा, वो कई तो वो बात कर चुके हैं कि उसमें वो शेल भी काम कर रहा है और साइप्रस के थ्रू कंपनीज और ये और वो सारा, और जॉर्डन और इजिप्ट ने मामला भी तय किए होते सारे, ये सारा का सारा रिवर्स होगा। अच्छा, इसमें एक नई कहानी है, ये वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और कहानी डाली है गज़ा के लोगों से। ये तो पुराने माहदे किए हुए हैं आपने, ये तो सारे ये तो सारे यूरोपियन कंपनियों के साथ किए हुए हैं, ये तो यूरोपियन कंपनियों के साथ अपने ऑयल वगैरह के माहदे किए हुए हैं ना। तो फ़लस्तीनी की आदत अगर नहीं आती और हम आपके साथ मामले करते हैं
तो कुछ ये ऑयल गैस वैस का अमेरिकन कंपनियों के साथ भी आप करें, हम आपको आज़ादी दिलवा रहे हैं। तो इधर फ़लस्तीनियों ने क्या, हमें क्या एतराज़ है भाई, हमें तो रिसोर्सेज अपनी देनी है, हम आप भी बिडिंग करें, यूरोप भी करें, सब करें। तो वो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो डंप करने जा रहे हैं ना नेतन्याहू को, वो सिर्फ ये नहीं है कि जो फ़लस्तीनी रियासत होगी तो फ़लस्तीनियों का, उसके साथ साथ ये भी है अंदर हमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन इधर उधर बीच पे एक आध बिल्डिंग हमें बनाने दे दो, कहते हैं बना लो। फ़लस्तीन हमें क्या बना लो, हमें रियासत दो, हमारी रियासत तुम्हारे साथ सौदा कर लेगी आगे। फिर कहते एक आध कंपनी हमारी हो ना, क्या बना लो, एक आध पाइपलाइन यूरोप की इधर से उधर का वो कर लो। इस नेतन्याहू को फेंको उठा के, नेतन्याहू तो एक धरती पे बोझ है ना, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम जो है उधर भी आपको रिकंस्ट्रक्शन का काम देंगे। अच्छा, ये काम कई अरब ममालिक के लिए बड़े मसाइल हैं कि भाई ये अगर यहाँ पे रिसोर्सेज के साथ देखें ना, रिसोर्सेज अब उनके पास इतने रिसोर्सेज है गज़ा में कि वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो मतलब है कि कहने पे मजबूर भी हैं कि अरब रियासत होनी चाहिए, ये सारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो सोच भी रहे हैं साथ में कि ये गरीब गुरबा जिनको हम कहीं माजर कैंपों में फेंका हुआ था इतने सालों से, गज़ा में आके तो इनके पास तो रिसोर्सेज आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। अब ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये बहरहाल ये इसमें फंस गया नेतन्याहू। स्टीव विटकॉफ ने आके ये काम करवाना ही करवाना है, क्योंकि ये काम अगर होगा तो ईरान के साथ बात आगे बढ़ेगी। और ईरान के साथ मैंने कल भी बात की, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ न्यूक्लियर पे बात हो रही है, वो प्रॉक्सी आगे पीछे उनकी बात ही नहीं किसी पे की। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर यानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर दिया है। देखें क्या होता है, मैं इन इशूज़ को, क्योंकि ये वही 9 से 5 और 5 से 7 वाली खबरें, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो दूसरा जो कल मैंने बात की थी, और इसका भी एक दूरस इसके असरात होने जा रहे हैं। एक तो ये कि चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है ये 245% टैरिफ पे, और ये जो रिस्पॉन्स इनका है, ये चाइना डेली 32nd और 33rd, ये 245% टैरिफ बहुत ज़्यादा है। अब मैंने कहा ना, चाइना अब इसके ऊपर रिटेलिएट वापस करेगा और उसके नतीजे में ये मामला जो हैं ये मज़ीद तनाव की तरफ जाएंगे आलमी सतह पे। अच्छा, अब इसमें ये है, अच्छा कल एक और शख्सियत जो है वो अचानक मॉस्को पहुंच रही है। ये मेरे ख्याल से शेड्यूल्ड नहीं था दौरा, बिल्कुल भी शेड्यूल्ड नहीं था, लेकिन इतनी तेज़ डिप्लोमेसी हो रही है। वो अमीर कतर पहुंच रहे हैं, अमीर कतर जो हैं वो पहुंच रहे हैं मॉस्को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात के लिए। तो एक तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तो अलग है ना, लेकिन जो अमीर कतर का मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना इस वक्त जो है, तो कतर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें ये सारा का सारा, मैंने आपसे कहा ना, इंटरलिंक्ड है मामला। पूरे मिडिल ईस्ट का जो चेस बोर्ड है, और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया और सारा, और उधर साउथ सूडान में और उधर सूडान में फटे पड़े हुए हैं, लेकिन और वो भी इंटरलिंक्ड हैं इससे। लेकिन इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि उन मामलों को अलग रखा जाए। हालांकि कई अरब ममालिक और इस खत्ते की और दुनिया की जो आलमी क़ुव्वतें हैं वो वहाँ पर साउथ सूडान के झगड़े में और सूडान के झगड़े में आमने सामने भी हैं। लेकिन यह है कि उसके बावजूद जो मैंने आपसे कही कि कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त गज़ा, फ़लस्तीन, ये सीरिया की जो स्टेबिलिटी है, वहाँ पर एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा कि जी क्या जो लेबनान की नई गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह को डिसार्म करेगी और हिजबुल्लाह के डिसार्म हो जाएगी। क्योंकि ज़हन में रखें कि जब इसराइल का जब भी अटैक हुआ है तो लेबनान की फ़ौज कभी डिफेंड नहीं कर पाई, हिजबुल्लाह ने डिफेंड किया लेबनान को। तो क्या हिजबुल्लाह डिसार्म करने होने पे कामयाब हो जाएगी? अमेरिका का प्रेशर है, लेबनान की जो क़यादत है वो नहीं चाहती, लेकिन प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, तो वो उससे लेबनान कैसे निकलता है आगे। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसे सूरत हाल हमास के साथ है। हमास कह रहे हैं कि भाई हम डिसार्म अभी हो जाएं और ये आप चढ़ाई कर दें यहाँ से। मतलब यहाँ तो कोई किसी की बात पे दबाव नहीं है ना। तो जब मुकम्मल तौर पे इसराइल का निकला हो जाएगा, आप चाहें तो उसको 24 घंटे में करवा लें, चाहे तो 48 घंटे में, मुकम्मल इसराइल की फ़ौज का इनखला हो जाएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी का एक बंदोबस्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ से डिसार्म होने का सोचेंगे। हमास वाले, वो इसराइल वाले इस बात पे अटके हुए हैं कि नहीं जी, पहले ये सारे के सारे डिसार्म हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, भाग जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। ये जो कंडीशन है ये नहीं रखी अमेरिका ने।
अमेरिका ने माइनस हमास नहीं किया, उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बनेगा जिसमें हमास भी हिस्सा उसका हो सकती है, हमास के और फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी हो सकती है, जिसमें लोग राज़ी हो जाएं सारे। तो स्टीव विटकॉफ का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके जो मैंने आपसे बात की थी कि जैसे ही मुआहदा साइन होता है तो उस मुआहदे का हिस्सा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ से एक स्टेटमेंट इशू करेंगे कि मैं परमानेंट सीज फायर हो गया है। परमानेंट सीज फायर जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जो कि परमानेंट सीज फायर का मतलब है कि एक तरह से जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी हो गई, एक तो आर्जी जंगबंदी हो गई है। आर्जी जंगबंदी से हट के परमानेंट सीज फायर का मतलब है कि फिर आप 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें साथ ही फैसला होगा कि सेटलमेंट्स को क्या करना है आपने, जो बहुत ज़्यादा मगरबी किनारे पे सेटलमेंट है, बहुत एक लंबा इशू है। लेकिन पहले तो यहाँ तक तो बात आई ना सारी कि अब एक सीज़ फायर के ऊपर, अब वो कह रहे हैं 10 लोग छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं 10 के बदले इतने कैदी छोड़ेंगे, हमास वाले हर चीज़ पे तैयार हो गए। वो कह रहे हैं सारे के सारे यरगमाली अभी छोड़ दो, सारे जो कैदी हैं अभी छोड़ दो, और सारे जो इसराइल की फ़ौज एक साथ यहाँ से निकल के चली जाए बाहर, और बाकी जो मुआहदे में वो अब 24 घंटे में कर ले। ये अब स्टीव विटकॉफ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, खासतौर पे अमीर कतर का रशिया जाना इस वक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात रखें कि चाइना बहुत इस वक्त टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है और इधर उधर, लेकिन चाइना ही वो मुल्क था जिसने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलह करवाई थी। एक बात। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की उस दिन को इस वक्त रो रहे होंगे बैठ के कि जब चाइना बीच में मीडिएट करने आ गया था, क्योंकि चाइना अपना प्लान लेकर आया था जंग के शुरू होने के कुछ अरसे के बाद ही, रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के कुछ अरसे बाद सऊदी अरेबिया का भी प्लान था, इसमें टर्की का भी प्लान था, इसमें और मुल्क भी, यूएई का भी प्लान था, लेकिन एक प्लान चाइना लेकर आया था। और चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात ज़ेलेंस्की के साथ भी थे और चाइना के ताल्लुकात रशिया के साथ भी थे, लेकिन चूंकि मगरब का प्रेशर इतना था तो चाइना ने बाकायदा एक मंदूब अपॉइंट किया था, जो यूक्रेन के हवाले से वो एक फार्मूला चाइना ने भेजा था। तो ज़ेलेंस्की साहब तो उस वक्त आसमानों पे चढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या चाइना की बात माननी है। बाद में वो कभी सऊदी अरेबिया पहुंचे, कभी अफ्रीकन यूनियन, कभी इधर, सबने अमन का एक पैगाम दिया था। आखिर में जाके उनको जो है वो अमेरिका के हाथों ही जलील होना पड़ रहा है, और उसमें ज़ेलेंस्की को बाहर रख के ये बात हो रही है कि भाई ये जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं कि ये आदमी तो इलीगल है, और वो भी कह चुके हैं कि ये डिक्टेटर है ट्रंप भी, तो कल को हम मुआहदा करें, ये हो ना कोई दूसरा हो तो इसको हटाओ, कोई सेटअप दूसरा लाओ। तो ये सारी बातें सारी चल रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि मैक्रो को इत्मीनान में लिया जा रहा है, और गज़ा के हवाले से अमीर कतर जो हैं, और ईरान के हवाले से भी, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा गज़ा के हवाले से, क्योंकि ईरान के हवाले से तो ईरान खुद अपनी बात कर रहा है वहाँ पे मॉस्को में, लेकिन गज़ा के हवाले से और मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो मुलाकात है प्रेसिडेंट पुतिन की और अमीर कतर की जो कल हो रही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अचानक हो रही है इस वक्त, और ये होनी है उससे पहले पहले जब तक ये दूसरा दौर शुरू हो जाए स्टीव विटकॉफ का ओमान के अंदर। और इटालियंस के ऊपर मेरे ख्याल से ना ईरान ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ना ही अमेरिकन चाहते हैं कि वो यूरोप को इतनी अहमियत दें। हालांकि इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रही हैं अमेरिका मिलने के लिए ट्रंप से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोम को देने को तैयार नहीं है इस वक्त कि वहाँ पे मुज़ाकरात करवाएंगे और ये सारे। तो बात सारी ये है कि ये जो कमिंग डेज़ हैं, इन दिनों में ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं। अब कल तक 245% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो अभी तक इसमें एक गिरदाव का शिकार है, और चाइना आगे से किस तरह से रिटेलिएट करता है, चाइना क्या क्रिटिकल मिनरल्स बंद करता है, तो फिर उसके बाद ये जो है ये तो एक, और ये आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक, मैं उनका आर्टिकल देख रहा था, उन्होंने कहा कि शायद यही, अच्छा बोइंग के शेयर गिर गए। देखिए ना, बोइंग जो है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ही कह रहा है कि बोइंग शेयर गिर गए क्योंकि चाइना ने ये 37 स्लाइड अगर दिखाएं, कल मैंने बात की थी कि बोइंग के शेयर गिर गए, लेकिन अब बोइंग जो तैयारे हैं वो बोइंग तैयारे तो चाइना बहुत बड़ी तादाद में लेता है, लेकिन ये बोइंग के तैयारे जो गिरे हैं तो उसके नतीजे में फ़ायदा किसको हुआ है? एयरबस, फ्रांस, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन अगर के शेयर गिरते हैं तो फ़ायदा जो एयरबस को होता है। तो ये अब, और जाहिर है कि यूरोप के, तो ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे मामला है कि 245% के ऊपर जो है, क्या वो 245% पे चाइना किस तरह रिटेलिएट करता है, कहाँ तक रिटेलिएट करता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो उनका ये भी ख्याल है कि शायद ये अंडरग्राउंड नेटवर्क, ये पहले लिखता रहे, वहाँ पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि अंडरग्राउंड नेटवर्क के ज़रिए जो है
ये वहाँ से स्मगल होती हैं ये जो चिप्स हैं, और फिर उसके बाद पहुँच जाती हैं वहाँ पे, और वहाँ से फिर आगे जाती हैं और वगैरह, यानी उसके नतीजे में डीप सीक बनाया है। नहीं जी, डीप सीक हमारे बगैर बन नहीं सकता, ये हर सूरत में इधर ही है, इधर ही से स्मगल होकर गई हैं सारी। तो ये जो, और मैंने आपसे बात की थी ना, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ओडेसा को चाइना, ओडेसा को रशिया ले जाएगा। ओडेसा की जो एक नक्शा अगर हम दिखा सकें ना, ओडेसा एक थोड़ा सा बस हिस्सा रह गया जो साहिल के साथ मिलता है, जो उनकी जो बंदरगाह है ना जो यूक्रेन की, बाकी सारा जो इलाका है उस पर तो कब्ज़ा हो गया है रशिया का, लेकिन एक थोड़ा सा इलाका रह गया है जो ओडेसा की बंदरगाह है। तो वो ओडेसा की बंदरगाह जो है अभी तक यूक्रेन के पास है। तो ओडेसा की बंदरगाह को ये ले जाएंगे अपने हाथ से। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, ओडेसा का एक थोड़ा सा छोटा सा इलाका रह गया ओडेसा। तो ये इंडिपेंडेंट जैसे कोट करूँ इंडिपेंडेंट को कि ओडेसा को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। 20 स्लाइड ओडेसा बिल्डिंग रिड्यूस रबल। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली उनकी पूरी कोशिश है कि ओडेसा को ले जाएं, ताकि ओडेसा को ले जाने के बाद जो है वो ये होगा कि जी और कोई ऐसी जगह बचेगी नहीं कि जो एक लैंडलॉक सा मुल्क बन जाए। शायद देखते हैं, अभी तो ये चल रहा है ना मामला, अभी तो ये सीज फायर नहीं हो पाई। सीज फायर अगर हो जाती तो हम कह सकते थे कि भाई सीज फायर हो गई है और मामला जो है ये किसी बेहतरी की तरफ जा रहा है। कि सीज फायर नहीं हुई तो ये जंग जारी है, और ये जंग जो है अब ये मज़ीद कशीदा तर होती जा रही है। 245% टैरिफ्स के बाद, 245% टैरिफ्स के ऊपर चाइना किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। और ये उस वक्त जब वियतनाम से वो कुआलालंपुर पहुँचे हैं तो दरमियान में ये अनाउंसमेंट हो गई है। तो चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? जाहिर है कि चाइना बड़े तरीके से, बड़े आराम से, मैंने कहा था 15% उनका सिर्फ उनकी ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ है, बाकी वो बाकी दुनिया को 85% अपनी मसनूआत बेचते हैं। तो सोयाबीन वगैरह बंद हो जाएगी। वो सोयाबीन के बगैर भी देखना ही है, सिर्फ देखना ये है कि ये जो किस्सा है, और इसमें एनवीडिया जो है इस वक्त उसका इम्पॉर्टेंट तरीन रोल हो गया है, क्योंकि एनवीडिया जो है वो या TSMC या उनके पास वो क्वालिटीज़ हैं कि वो एनवीडिया वाले उनसे लेते थे, उनसे ख़रीदते थे सारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और फिर उसे ख़रीद के वो रिफ़ाइन करते थे। रिफ़ाइन करने के बाद वो सारा काम अपना आगे चलाते थे, और फिर वो चाइना को भी देते थे, और चाइना को वो देते थे तो चाइना को देना बंद कर दिया। तो इसीलिए 38 स्लाइड पे प्रोग्राम क्लोज करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की कि एनवीडिया इज़ नाउ द बिगेस्ट US चाइना बार्गेनिंग चिप। कि एनवीडिया क्या करेगा? मिनरल्स वहाँ से उठाएगा और चिप उनको नहीं देगा बना के। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।